हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एन के भार्गव। और हम लोग पिछले क्लास में क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट किए थे, हेल्थ एंड डिजीज। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। पूरी सीक्वेंस वीडियो पड़ी हुई है और मैंने प्रत्येक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाया है, अच्छे से बनाया है। तो अगर आप नए हैं तो जाके जरूर देखिए, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा और उसके साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं। तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो क्लास 12 की है, और हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये चैप्टर जो है हमारा, ये जेनेटिक्स का है। और ये बहुत सारे लोगों को जो है क्लास 12 की ये चैप्टर के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जेनेटिक्स समझ में नहीं आती है, जेनेटिक्स बहुत टफ है, इस तरह का बहुत सारा जो है बच्चों का ये क्वेश्चंस रहता है, क्यूरीज रहता है। तो ये सारे डाउट्स और ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, सारे कंफ्यूजन आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। डोंट वरी, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे, आपको जरूर समझ में आएंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले इसके हेडिंग को समझते हैं। एक्चुअली में इस चैप्टर अपने को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर का मेन मोटो क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग को सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो टर्म दिए हुए हैं। पहला टर्म दिया हुआ इनहेरिटेंस और दूसरा जो टर्म दिया हुआ वेरिएशन। ये दोनों टर्म से आपके नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो चैप्टर को समझने से पहले इन दोनों टर्म के बारे में जान लेना जरूरी है हम लोग को, कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। देखिए बच्चों, बचपन से आप लोग सुनते हुए देखे भी होंगे कि जो भी हम लोग को कैरेक्टर, जो हमारे फेस का जो स्ट्रक्चर है, हमारे आईज का जो कलर है, हमारे हेयर का जो कलर है, हमारा हाइट जो होता है, ये सारे के सारे जो भी हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर है, ये हमारे पेरेंट्स से आते हैं। ये चीज हम लोग सुनते हैं कि जो भी मेल और फीमेल जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मतलब माता पिता जो होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर आते हैं, उसी के आधार पे हमारे बॉडी का विकास होता है, वैसे ही हमारे बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन ये पूरे के पूरे कैरेक्टर आपके पेरेंट्स की तरह नहीं होते, कुछ मिक्सअप होता है, थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो जो भी कैरेक्टर जो पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी यानी ऑफस्प्रिंग में आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब यह हुआ कि जो भी कैरेक्टर जो आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग यानी आपके बच्चे में, यानी माता पिता से जो भी कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, उन सारे कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझ में आ गया। और दूसरा जो हमारा टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। देखिए वेरिएशन का मतलब होता है ये कि जो भी पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो भी होते हैं, उनके जो भी कैरेक्टर हैं, वो टोटल कैरेक्टर आपके पेरेंट्स आपके बच्चों में आते हैं, लेकिन क्या वो अपने बच्चों की तरह बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं? यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो टोटली अपने बच्चों की तरह होते हैं या बच्चे टोटली पेरेंट्स की तरह होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। यहाँ तक हमारे जो भाई बहन होते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा जो भाई है वो सेम टू सेम उसके तरह ही दिखाई देता है, हमारे जैसा ही बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और पेरेंट्स से जो भी बच्चे आते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते रहते हैं, जिससे ये पहचान में आती है कि ये इनके बच्चे होते हैं। आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि ये इनका बच्चा या इनके भाई बहन है। किस आधार पर बता पाते हैं? तो इनहेरिटेंस की वजह से। और वेरिएशन के आधार पर जो क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस पैदा होती है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों टर्म हुए, पहला इनहेरिटेंस और दूसरा वेरिएशन। अब तीसरी चीज है कि जेनेटिक्स कहते क्या है। तो जेनेटिक्स में बच्चों हम लोग जो है एक्चुअली में जो भी कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है, और वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सारे मैकेनिज्म और प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना होता है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे टर्म कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहला चीज हम सीखेंगे कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो भी कैरेक्टर जो आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग में यानी माता पिता से बच्चों में जो ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे स्किन कलर, आइज कलर, आपके हाइट वगैरह वगैरह, जितने भी कैरेक्टर हैं, ये सारे के सारे आपके इनहेरिटेंस कहलाते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर passed from
पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब होता है उनके बच्चे, ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन, है ना। जो माता पिता होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे प्रोजेनी। तो वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो भी आपके कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर मीन्स वैसा कैरेक्टर जो आपके जीन में है, समझा है ना। जैसे कि आपके हाइट कलर, जो कि आपके स्किन कलर, जो कि आपके आइज कलर, ये सारे के सारे कैरेक्टर आपके जीन में है, क्रोमोसोम के बारे। खैर इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि क्रोमोसोम किसे बोलते हैं, जीन किसे बोलते हैं, हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग को ये जानना है कि जो भी कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स के पास होते हैं, वो सारे कैरेक्टर जो होते हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। आई होप आप लोग का डेफिनेशन क्लियर होगा। तो अगला जो हमारा टर्म है इसे हम लोग जानेंगे वेरिएशन किसे कहते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस, यानी पेरेंट्स से उनके बच्चों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। टोटली अपने पेरेंट्स की तरह बच्चों नहीं होते हैं, बच्चे अपने टोटली पेरेंट्स की तरह नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ उनके जो भाई बहन होते हैं उनमें भी अंतर डिफरेंसेस देखने को मिलता है, टोटली एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में और उनके ब्रदर्स के बीच में, सिस्टर के बीच, कजन्स के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेरिएशन, इसमें लिख लेते हैं द डिग्री by which progeny differ from their parents is called वेरिएशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, एकदम सिंपल है, बहुत इसमें लॉजिक नहीं लगाना, एकदम सिंपल लैंग्वेज जो मैंने कहा उसी को मैंने यहां पे लिख दिया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। क्या लिखा, क्या बताया मैंने कि जो भी डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स, यानी जो भी आपके डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जितने अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं किसके किसके बीच में, प्रोजेनी यानी उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में जो जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उन सारे डिफरेंसेस को हम लोग बोल देते हैं वेरिएशन। अब ये डिफरेंसेस क्यों पैदा होते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि डिफरेंसेस क्यों पैदा होते हैं, क्यों बच्चे जो है उनके कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से ट्रांसफर तो होते हैं लेकिन टोटली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई पाते। इसके पीछे कारण क्या है ये हम लोग टोटली इस जेनेटिक्स में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग जानेंगे हिस्ट्री कि जेनेटिक्स का खोज कैसे हुआ, जेनेटिक्स कहते किसे हैं, और हम लोग कैसे ये समझे कि जो कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, हम लोग को कैसे मालूम चला। इसके पीछे के जो साइंटिस्ट हैं उनकी हिस्ट्री जानेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया वो डेफिनेशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जेनेटिक्स कहते किसे हैं और जेनेटिक्स का खोज किसने किया था, जेनेटिक्स का खोज कैसे हुआ था, ये सब चीज हम लोग जानेंगे आज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स कहते किसे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका जेनेटिक्स का है। बहुत बार लोगों से मुंह से सुने होंगे जेनेटिक्स के बारे में, बहुत टफ है, बहुत आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है इसमें, लेकिन हम लोग इसको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो जेनेटिक्स क्या है, एक तरह का आपको बायोलॉजी का ब्रांच है, लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which dealt with process of inheritance from parents to offspring। ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। देखिए अभी तक हम लोग जो जान रहे हैं ना कि जो भी कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से जानेंगे, तो ये हम लोग जो जानते हैं जेनेटिक्स के थ्रू ही जानते हैं। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ये सीखते हैं, जानते हैं कि कैसे आपका जो भी कैरेक्टर है
जो भी आपका कैरेक्टर है वो कैसे इनहेरिटेंस होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। और ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, इसका चर्चा किया गया है, डिस्कशन किया, एक्सप्लेन किया गया है आपको जेनेटिक्स के अंदर में। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है, कि बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कि कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आपके कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। बच्चा जेनेटिक्स का खोजकर्ता कौन है, यानी किसने खोज किया था? तो मैं आपको बता दूं कि जो एक साइंटिस्ट थे, एक्चुअली में यूरोप में रहने वाले एक मॉन्क थे, एक्चुअली कह सकते हैं कि मॉन्क थे, मठ में रहा करते थे, जैसे प्रीस्ट होता है ना बच्चों, वैसे ही आपको मॉन्क होते हैं। तो ऑस्ट्रिया में, ये यूरोप में एक जगह पड़ता है कंट्री पर, जैसे बोलते हैं हम लोग ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में एक ये मॉन्क रहते थे जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि एक मैथमेटिशियन थे, है ना। ये मॉन्क में रहते थे, मतलब ये क्या बोलते हैं तुम्हारा, ये मठ में रहा करते थे, और वहां पे बच्चों को जो भी होते हैं वो पढ़ाया करते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। तो वे अचानक से इसका खोज कर दिए, और ये खोज जो हुआ था ना बच्चों जेनेटिक्स का, ये मटर के पौधे को हुआ था। और कैसे मटर का पौधा था, ये जो था गार्डन था, मतलब अपने जो अगल बगल में जो था ना खेती किए हुए थे, वहां पे कुछ मटर के पौधे उगाते थे, जिसका नाम था पाइसम सटाइबम, यानी गार्डन पी को उगाया करते थे। और उस पर उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, खोज किया। कैसे खोज किया, एक समय वो बैठे हुए थे और मटर के पौधे को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ये पाए कि जो मटर के पौधे हैं, ये कुछ मटर के पौधे एकदम से बहुत बड़े हैं, और कुछ मटर के पौधे जो हैं एकदम छोटे हैं। बीच का कोई मटर का पौधा नहीं, ऐसा नहीं कि बीच वाला मीडियम साइज कुछ मटर का पौधा है। कुछ मटर के पौधे का जो कलर है, फूल का कलर है, वो वायलेट कलर का है, और कुछ मटर के पौधे का जो फ्लावर है वो ग्रीन क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का है। ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर को उन्होंने नोटिस किया मटर के पौधों में, और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन है बच्चों, कि कैसे ये मटर के पौधे से ये इनके जो बच्चे बन रहे हैं, ये कैसे उनके जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, ये कैसे ट्रांसफर हो गया कि जो मटर के पौधा बड़ा था, दूसरा मटर का पौधा छोटा था, उनके बच्चे भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ये कैसे हो गया, हाउ कुड बी पॉसिबल। तो इनके मन में ये बहुत सारा क्वेश्चन आया, और उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल करके एस्थेटिकल एनालिसिस के आधार पर उन्होंने जेनेटिक्स का खोज कर डाला। लेकिन उस समय उनकी ये काम को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं था, इसके पीछे बहुत ज्यादा इसको कोई थेसिस प्रूफ नहीं दिए हुए थे। उस समय उनके काम को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली, और उन्होंने 3 लॉ को दिया, लेकिन बाद में इसी लॉ को दूसरे साइंटिस्टों ने मिलकर उनके स्टडी किया और दोबारा रीपब्लिश कराया, तब जाकर उनके काम को मान्यता मिली। और तब से हम जानते हैं कि जो जेनेटिक्स के फादर होते हैं, फादर हैं, वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये है इसका हिस्ट्री कि जेनेटिक्स का खोज कैसे हुआ, याद रहेगा। चलिए तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब जानेंगे कि इसका खोज कैसे हुआ, जेनेटिक्स के बारे में लोगों को कैसे मालूम चला। ऐसा नहीं है कि पहले लोग पैदा नहीं हुए थे, ऐसा नहीं है लोगों ने मालूम था कि मम्मी जो आपके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उन्हीं से बच्चे पैदा होते हैं, उनके जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, कुछ कुछ अंतर दिखाई देते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि पहले लोगों को मालूम नहीं था, मालूम था, लेकिन लोगों को इस टर्म के बारे में मालूम नहीं था कि कैसे पेरेंट्स से थोड़ा बहुत डिफरेंट, या पेरेंट्स से उनमें बच्चे में उनके जो है जो भी कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होता है, ये लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पर शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके लोग इस पे ज्यादा क्लियर हो कि एक्चुअली में ये जो है किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम जीन की वजह से होता है। ये बहुत बाद के टर्म हम लोग ही करके सीखेंगे। तो किससे खोज किया था आपका जेनेटिक्स का, तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ना, ये एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, जस्ट आपको बताया ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, तो वहां पे ये मॉन्क थे, मोनेस्ट्री में रहते थे। मठ जो होता है ना उसे मोनेस्ट्री बोलते हैं, उस मोनेस्ट्री में वो रहते थे, और वहां बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। और उसके साथ साथ जो है जो आपका गार्डन था, वहां पे कुछ खेती किए हुए थे मटर के पौधों का, मटर का एक्चुअली खेती किए हुए थे, गार्डन पी का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइबम। इसी मटर के पौधे पर उन्होंने जेनेटिक्स का डिस्कवर किया। कैसे किया मैं आपको जस्ट बताऊं, एक बार थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेंगे
ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो डिस्कवर किए थे जेनेटिक्स का, और ये ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे बच्चों? ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था एक मटर के पौधों पर किया था जिसका नाम है पाइसम सटाइवम। लिख लेंगे यहां पे एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सटाइवम। और ये पाइसम सटाइवम जो है एक्चुअली में साइंटिफिक नेम है किसका? गार्डन पी का। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। दो अलग अलग तरह के पी होते हैं बच्चों, एक स्वीट पी होता है और एक गार्डन पी होता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं गार्डन पी के बारे में। पाइसम सटाइवम पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करीब करीब 7 सालों तक किया था। ये देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने अपना किया था, जो खोज किया था, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था, ये करीब आपको 1856 से लेकर 1863 तक लगभग 7 सालों तक उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन इनके काम को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया 7 सालों में, इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने एक पत्रिका जो होता है ना, उस पत्रिका में उसको छपवाया, लेकिन उनके काम को बहुत ज़्यादा लोगों ने वैल्यू नहीं दिया। क्यों नहीं वैल्यू दिया? क्योंकि उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। लोगों को लगता कि यूं ही ये कैसे हो सकता है कि एक बायोलॉजिस्ट हैं, एक मॉन्क हैं, और उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक के आधार पर कैसे बायोलॉजी के टर्म को क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको जो है आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिला। लेकिन बाद में इनके काम को रीडिस्कवर किया गया। देखिए यहाँ पे दोबारा से इनके काम को रीडिस्कवर किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं ईयर्स ऑफ रीडिस्कवरी। कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर इनके काम को दोबारा खोजा, दोबारा स्टडी किया, और ये रीडिस्कवरी किया गया था 1900 में। और रीडिस्कवरी करके इनके काम को फिर से पब्लिश किया गया 1965 में, है ना। और इसके पीछे 3 साइंटिस्ट का बहुत रोल है जिन्होंने इसके काम को रीडिस्कवर किया। His work was rediscovered by, इसके पीछे 3 साइंटिस्ट है, इसका नाम याद रखेंगे आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे कार्ल कोरेंस। पहले जो साइंटिस्ट है इनका नाम था कार्ल कोरेंस। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डी ब्रीज। और जो तीसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके काम को रिडिस्कवर किया वो थे वॉन सरमैक। ये 3 साइंटिस्टों ने इस पे वर्क किया और इनके काम को रीडिस्कवर किया। 3 साइंटिस्ट कौन कौन हो गए? कार्ल कोरेंस, डी ब्रीज और वॉन सरमैक। नाम याद रखेंगे। ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर इनके काम को रीडिस्कवर किया और दोबारा से इनके काम को जो है पब्लिश कराया एक पत्रिका में, है ना। और ये जो पब्लिश हुआ इनके काम को, ये 1965 में 1900 में इनके काम को रीडिस्कवर किया गया और इनको वापस जो है पब्लिश किया गया 1965 में। ईयर्स ऑफ पब्लिशिंग, दोबारा से कब पब्लिश किया? तो 1965 में। ये पूरी हिस्ट्री हो गई कि कैसे जो है जेनेटिक्स का खोज हुआ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। है ना। तो अभी क्या क्या सीखे हम लोग? पहला चीज सीखे हम लोग यहाँ पे कि जो आपके जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का खोज किए थे एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एक गार्डन पी पे किया था जिसका नाम था पाइसम सटाइवम। ये हम लोग भी सीखे। दूसरा चीज हम लोग सीखे कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, करीब करीब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के 7 सालों तक लगता एक्सपेरिमेंट किया था। 1856 से लेकर 1863 तक 7 सालों तक लगभग इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद हम लोग सीखे कि इन्होंने इसके काम को रीडिस्कवर कब किया, फिर से कब इनके काम को स्टडी किया गया, जो भी इन्होंने वर्क किया था। तो करीब करीब 1900 में वापस से इनके स्टडी किया गया, इनको रीडिस्कवरी किया गया। और इसमें 3 साइंटिस्टों का नाम आता है, पहला कार्ल कोरेंस, दूसरा डी ब्रीज और तीसरा वॉन सरमैक। और जब इन्होंने तीनों ने स्टडी किया उसके बाद से इनके काम को पब्लिश कराया फिर से पत्रिका में
1965 में। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री हो गई, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे हम लोग को कुछ टर्म के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि जब तक ये टर्म क्लियर नहीं रहेगा तब तक ये जेनेटिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जहां जहां जेनेटिक्स में कंफ्यूजन जो होते हैं ना एक्चुअली में इस टर्म की वजह से ही होता है। जब तक ये टर्म क्लियर है, चूंकि आगे हम इसी टर्म्स में बात करें, इसी टर्मोलॉजी में आगे हम बात करने वाले हैं, है ना। तो जब टर्म आप लोग याद रखेंगे ना तब जाके आसानी से समझ में आएगा। ये टर्म को याद रखना जरूरी है, क्योंकि बार बार इस सब का यूज आएगा, बार बार हम इस टर्म को बोलेंगे, फिर आपको कंफ्यूजन होगा और नहीं समझ में आएगा। तो कुछ टर्म्स उसको क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा सो में इंपॉर्टेंट टर्म्स। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि ट्रेट किसे बोलते हैं। कई बार सुनने को मिलेगा, हम बहुत बार इस टर्म के इस्तेमाल करेंगे कि ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रेट का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी समझ रहे हो ना? कई तरह के प्रकार, जब भी आप जाते हो कहीं पार्टी वगैरह में जाते हो, जब आपका इनविटेशन होता है तो आपके सामने स्टॉल लगे होते हैं बहुत सारे भोजन की। सब तो भोजन है ऑफकोर्स, सब चीज खाने के लिए ही है, लेकिन उस खाने में तरह तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलता है कि नहीं। तो ये जो वैरायटी है ना उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेट। यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से, तो बहुत सारे कैरेक्टर आपके बॉडी में आते हैं, है ना। जो आपकी स्किन कलर, आइज कलर, हेयर कलर, जो आपकी हाइट है, ये सारे के सारे क्या बच्चों, ये कैरेक्टर है। लेकिन सब कैरेक्टर अलग अलग है, यानी इन सब कैरेक्टर क्या है, वैरायटी है। स्किन कलर अलग है, हाइट कलर अलग है, आपके आइज कलर अलग है, ये सब क्या है, आपकी अलग अलग वैरायटी है। आई के भी बहुत सारे कलर होते हैं, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, है ना, ब्लू आइज, सुने होंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके एक आइज कलर की अलग अलग वैरायटी है ना। जो आपके स्किन कलर में भी आएगा, कुछ आपको डस्की होंगे, कुछ आपको जो है फेयर होंगे, कुछ आपको व्हाइट होंगे। इस तरह से क्या आपके स्किन कलर की वैरायटी है। आपके हाइट के भी क्या होंगे, अलग अलग वैरायटी होंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मीडियम साइज का होगा, मिडिल एवरेज हाइट का होगा। इस तरह से क्या आपकी वैरायटी है ना। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर की जो वैरायटी होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेट। आई होप आप लोग ये टर्म क्लियर हो गया कि ट्रेट का मतलब क्या होता है। चलिए तो यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर, वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के जो बहुत सारे वेराइटी होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेट। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, etc, है ना। तो आई होप आप लोगों को ट्रेट का मतलब समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या है, दूसरा टर्मिनोलॉजी हम लोग को कैरेक्टर। कैरेक्टर किसे कहते हैं? दूसरा जो हमारा टर्म है वो है कैरेक्टर। क्या होता है? तो जो भी इनहेरिटेबल फीचर्स होते हैं, जो भी चीज जो हम लोग को पेरेंट्स से बच्चों में मिलते हैं या प्रोजेनी मिलते हैं, उन सारी चीज को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। तो लिख सकते हैं द इनहेरिटेबल फीचर्स। फीचर्स, फीचर्स समझ रहे हैं ना, जो उनकी विशेषता होती है। जैसे जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी क्या होते हैं, उसी तरह के होते हैं, नहीं। तो ये जो कैरेक्टर हैं, जो भी चीजें हैं, जो फीचर्स हम लोग को मिल रहा है पेरेंट्स से बच्चों में, जैसे हर एक अलग अलग फोन के अलग अलग फीचर्स होते हैं कि नहीं। आपके पास जो फोन होगा उसका अलग फीचर्स, आपसे जो महंगी वाली फोन है उसके अलग अलग फीचर्स होंगे। तो ये फीचर्स किसने दिया? जो बनाया है उसने आपको फीचर्स दिया उस तरह का फोन का। सिंपल सी बात है, जो आपका जन्म किससे होता है? आपके पेरेंट्स से होता है। तो जो उनके पास फीचर्स है वही आपके पास फीचर्स होगा ऑफकोर्स। तो जो भी फीचर्स आपके पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, उन सारे इनहेरिटेबल फीचर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? कैरेक्टर। चलिए, द इनहेरिटेबल फीचर्स among the पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग समझ रहे हैं ना, प्रोजेनी, जो नेक्स्ट जनरेशन उसे ऑफस्प्रिंग बोलते हैं।
एग्जाम्पल में हो गया आपका जैसे आई कलर, ये क्या आपका कैरेक्टर हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स का आईज कलर क्या है, ब्लैक है, तो ऑफकोर्स आपका भी आई कलर क्या होगा, ब्लैक हो गया। तो ये क्या है, आपका कैरेक्टर है जो कि पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अलील किसे बोलते हैं। ये कैसा टर्म है, याद रखिएगा, अलील किसे बोलते हैं। ये भी सुने भी होंगे आप लोग, अलील। देखिए सेम कैरेक्टर के लिए, जैसे मान लीजिए आपका आई कलर क्या है, एक कैरेक्टर है। सेम कैरेक्टर के लिए जब डिफरेंट डिफरेंट आपके जीन होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अलील। सेम कैरेक्टर के लिए जब आपके डिफरेंट डिफरेंट जीन होते हैं, जैसे मान लीजिए इमेजिनेशन कीजिए मैं हाइट की बात कर रहा हूं, तो हाइट में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का हाइट होता है, सिर्फ लंबे ही होते हैं, ऑफकोर्स छोटे भी होते हैं। तो कैरेक्टर क्या बच्चों, हाइट। और हाइट के लिए कितने हुए, दो जीन हुए, एक लंबा और दूसरा छोटा, यानी एक टॉल हो गया, दूसरा क्या होगा बच्चों, डार्फ हो गया। तो ये लंबा और जो छोटा का जो कंसेप्ट है ये क्या आपका अलील है। सेम कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए दो अलग अलग वेराइटी देखने को मिले, एक लंबा और दूसरा छोटा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अलील। याद रखेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं कि टू डिफरेंट जीन फॉर सेम कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर के लिए जब दो डिफरेंट डिफरेंट जीन हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अलील। जैसे मान लीजिए आपका आई कलर में, आई कलर में क्या हो गया, सेम है, आई कलर एक कैरेक्टर हो गया जिसके लिए आपको ब्लैक आइज भी हो सकते हैं और आपको ब्राउन आइज भी हो सकते हैं। तो एक कैरेक्टर के लिए दो आपको जीन देखने को नहीं मिले तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, एक कैरेक्टर ले लीजिए, आपको हाइट की बात कर रहे हैं। हाइट में कितने होंगे, एक होगा आपको टॉल और दूसरा क्या होगा बच्चों, डार्फ यानी बौना। तो टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा टी से और डार्फ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, क्योंकि अगर इसके लिए हम डी लिखेंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए टॉल के लिए बड़ा टी और डार्फ के लिए हम लोग छोटा टी का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोग को तीन टर्म अभी बताए, पहला ट्रेट, दूसरा कैरेक्टर और तीसरा अलील, ये तीनों क्लियर हो गया होगा। ट्रेट का मतलब क्या बताया कि जो भी कैरेक्टर होते हैं उस कैरेक्टर की जो वैरायटी देखने को मिलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेट। कैरेक्टर क्या होता है, जो भी इनहेरिटेबल फीचर्स होते हैं, जो भी पेरेंट्स से बच्चों में जो भी फीचर्स आते हैं उन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कि आई कलर। अलील क्या होता है, एक ही कैरेक्टर के लिए, सेम कैरेक्टर के लिए जब दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अलील। आई होप आप लोग को तीनों टर्म क्लियर हो गया है। चलिए आगे हम लोग कुछ टर्म और बाकी रह गया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि होमोजाइगस किसे बोलते हैं और हेट्रोजाइगस क्या होता है। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। तो कहने का मतलब क्या है, जब दोनों जीन आपके सेम हो, जैसे हाइट के लिए बात कर रहे हैं तो हाइट के लिए कितने जीन हो गए, दो जीन हो गए। मान लीजिए एक आपका टॉल हो गया और दूसरा क्या हो गया, डार्फ हो गया, यानी एक बड़ा टी और दूसरा क्या हो गया, छोटा टी। तो ये दोनों दोनों क्या है, एक स्मॉल और एक क्या हो गया लार्ज, यानी एक बड़ा और एक छोटा। तो दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सेम कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट, एक लंबा दूसरा छोटा। जो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस। और सेम कैरेक्टर के लिए जब दोनों सेम हो, यानी दोनों लंबे लंबे जीन हो, यानी दोनों टॉल हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजाइगस। आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए तो अगला टर्म हमारा है, इसे बोलेंगे हम लोग होमोजाइगस। क्या बोलते, इसे बोलेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस कहने का मतलब यह हुआ कि द ऐसा कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो सिमिलर है ना, एक जीन के लिए सिमिलर अलील हो। लिख सकते हैं द कंडीशन in which chromosome pairs carries
alleles of a genes। और जैसे मान लीजिए कि इसका हम एग्जांपल दे, ऑल्सो नॉन एज प्योर लाइन, यानी ट्रू ब्रीडिंग। जैसे एग्जांपल अगर दिया जाए, जैसे देखिए आप ध्यान से समझिएगा यहां पे होमोजाइगस का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी क्रोमोजोम जो होते हैं, क्रोमोजोम क्या होते हैं, एक्चुअली में यही क्रोमोजोम की वजह से पेरेंट्स से बच्चों में जीन का ट्रांसफर होता है। ये बात तो समझते हैं आप लोग। क्रोमोजोम जब भी रहता है ना तो वो पेयर में रहता है, उसकी संख्या कैसे रहती है, हमेशा 2 रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पेयर में आपको दिखाएंगे, ये भी पेयर में है 2 है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर है, सारे के सारे क्या आपके पेयर में है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, दोनों के दोनों क्या है, सेम है, यानी दोनों के दोनों क्या बच्चों, टॉल है। एक सेम कैरेक्टर के लिए क्या कैरेक्टर है आपका, हाइट का कैरेक्टर मान लीजिए, तो हाइट के कैरेक्टर के लिए कितने जीन हुए, 2। एक टॉल हाइट कैरेक्टर के लिए कितने जीन हुए, 2। एक हुआ टॉल और दूसरा क्या हो गया बच्चों, डार्क, है ना। 2 कैरेक्टर हुए, 2 आपका अलील हुए कि नहीं, टॉल के लिए टी हो गया और स्मॉल के लिए, डार्क के लिए छोटा टी हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर के लिए जब दोनों अलील सेम हो, देख रहे हैं कि नहीं, दोनों अलील क्या है, सेम है, दोनों डबल टी है, बड़ा बड़ा टी है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों स्मॉल टी है, यहाँ पे देखते हैं दोनों बड़ा वाई है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों छोटा वाई है। मतलब क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, क्या समझ रहे हैं कि ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते रहे हो, होमोजाइगस। यानी एक कैरेक्टर के लिए जब अलील जब सेम सेम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर हाइट के लिए दोनों अलील क्या है, छोटे छोटे हैं, यानी ये भी डॉर्फ है, ये भी डॉर्फ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों बड़ा वाई है और यहाँ पे क्या है, दोनों छोटा वाई है। मतलब ये क्या दिखा रहा है, दोनों सेम सेम है, ये भी सेम सेम है, ये भी दोनों सेम सेम है, ये भी दोनों सेम सेम है। ये सब क्या बना रहा है आपका, होमोजाइगस, है ना। तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्योर लाइन, इनमें मिक्सअप नहीं है, और इसे हम लोग ट्रू ब्रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो क्या बताया आपने डेफिनेशन आपको अभी, कि होमोजाइगस किसे बोलते हैं, वैसा कंडीशन जिसमें क्रोमोजोम जो पेयर होते हैं, उस क्रोमोजोम पेयर के जो भी अलील होते हैं, जो जीन होते हैं, वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, है ना। इसका जस्ट एग्जांपल अभी आप लोग देखे, तो जल्दी से इसका नोट डाउन कर लेंगे। इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हमारा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में मान लीजिए कि डिसिमिलर होगा, एक जैसे नहीं होगा, एक बड़ा होगा तो दूसरा क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। तो अगला जो हमारा टर्म है इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अगला जो हमारा टर्म है ये हम सीखेंगे हेट्रोजाइगस किसे बोलते हैं, हेटेरोजाइगस किसे बोलते हैं। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, आपको सिंपल सी बात है, एक जैसे नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे दोनों अलील। एक एक कैरेक्टर के लिए जब दोनों अलील सेम थे तो उसे क्या बोल रहे थे हम लोग, होमोजाइगस। जब एक कैरेक्टर के लिए जब दोनों अलील क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोजाइगस। चलिए लिख सकते हैं, द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम pair carries dissimilar alleles of a gene। क्या सीखा मैंने, वैसा कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो कैसा होता है, डिसिमिलर होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग हेट्रोजाइगस बोलेंगे, है ना। याद रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टॉल हो गया और वही दूसरा वाला जीन क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। एक बड़ा टी, दूसरा क्या हो गया, छोटा टी, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। जैसे मान लीजिए ये हो गया, एक बड़ा वाई हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, छोटा वाई,
तो ये क्या होगा आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन बना रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा है और दूसरा क्या बच्चों छोटा है। तो इस तरह का जो भी कंडीशन देखने को मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब आगे सीख लेते हैं हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर किसे बोलेंगे और रिसेसिव कैरेक्टर किसे बोलेंगे, है ना। चलिए इसका नोट डाउन कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग को हेट्रोजाइगस कंडीशन समझ में आ गया। एक दो टर्म और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, क्लियर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करें। मैं इस पे और एक छोटा सा डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हावी हो जाता है, यानी वैसे लोग जो दूसरे पे अपना धाव दिखाते हैं। समझ रहे हो ना, एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति पे अपना हमेशा प्रेशर बना के रखता है, मतलब क्या उस पर वो डोमिनेंट है, समझ रहे हो ना। और जो दूसरा व्यक्ति वो क्या बच्चों सप्रेस है, मतलब वो क्या है रेसेसिव है। तो जो हमेशा कैरेक्टर शो करेगा, जैसे मान लीजिए हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, एक बड़ा है और दूसरा क्या है छोटा है, तो जो एक बड़ा वाला है वो हमेशा छोटे वाले पे क्या करेगा सप्रेस करके रखेगा, उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होने देगा। कैरेक्टर होगा लेकिन बहुत ज्यादा कैरेक्टर उसको शो नहीं करने देगा। हमेशा कैरेक्टर किसका शो होगा, जो बड़ा वाला है। तो वो हमेशा जो बड़ा वाला उसको बोलेंगे डोमिनेंट, जो छोटा वाला उसे क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों रिसेसिव। क्लियर है। चलिए तो अगला टर्म जो है इसे बोलेंगे हम लोग डोमिनेंट और दूसरा जो टर्म इसे बोलेंगे हम लोग रिसेसिव। चलिए डोमिनेंट लिखेंगे द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड, जो दिखाई दे आपको, विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन, वैसा कैरेक्टर जो आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों डोमिनेंट कैरेक्टर। इट इंडिकेट्स विथ कैपिटल लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहचानना कि ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा रहता है, बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। इट इंडिकेट्स विथ कैपिटल लेटर। ये बात हमेशा, जैसे एग्जांपल अगर समझे तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है क्योंकि दोनों अलग अलग जीन है, एक सेम कैरेक्टर के दोनों अलग अलग एलील है, एक बड़ा है दूसरा क्या बच्चों छोटा है। तो जो बड़ा वाला है उसको हमेशा कैसे लिखते हैं कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो बड़ा टी है ये क्या आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये एक्सप्रेस हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो छोटा वाला उसे क्या बोलते हैं हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसकी पहचान ये कि बच्चों इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। अगला जो हमारा टर्म है वो है रिसेसिव कैरेक्टर। तो रिसेसिव कैरेक्टर जस्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चों अपोजिट हो जाएगा। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर में क्या होता है, जो भी आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें एक बड़ा होगा तो दूसरा क्या होगा छोटा होगा, तो जो छोटा वाले से क्या बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। लिख सकते हैं द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड। सप्रेस्ड में जो दबा हुआ है, प्रेस्ड है, सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन इट इंडिकेट्स विथ स्मॉल लेटर। याद रखेंगे जो आपको क्या बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर हो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो आपके रेसेसिव है कैरेक्टर उसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इट इंडिकेट्स विथ स्मॉल लेटर्स, इसे हम लोग छोटे अक्षरों से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बताए थे जैसे कि एग्जाम्पल, ये बड़ा टी है और ये छोटा टी है, तो ये छोटा टी है क्या है रेसेसिव कैरेक्टर है क्योंकि ये सप्रेस्ड है। और दूसरी चीज क्या है इसे हम लोग स्मॉल में लिखे हैं,
तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसको स्मॉल में लिखा गया है, इसलिए क्या बच्चों, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। फिर हम लोग एक दो टर्म पढ़ के क्लियर कर लेंगे और आज की क्लास को करेंगे खत्म। चलिए तो रेसेसिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है। अभी आपको क्या बताया कि जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे, एक्सप्रेस्ड हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर, जो कि हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और वैसे कैरेक्टर जो हमेशा सप्रेस रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर, जो कि स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो वैसे कैरेक्टर जो कि हमेशा एक्सप्रेस्ड हो, बाहर से दिखाई पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप रेशियो, ये कह सकते हैं फिनोटाइप। और वैसे कैरेक्टर जो कि आपके जीन में हो, एक्सप्रेस नहीं हो लेकिन आपके जीन में हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग जीनोटाइप। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अगला जो हमारा टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, तो फिजिकल एक्सप्रेशन, वैसे कैरेक्टर जो कि फिजिकली आपको दिखाई दे, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स में जो आपके फादर हैं वो लंबे हैं, जो आपकी मम्मी है, माँ है, वो छोटी हैं, और आप हो गए लंबे। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि जो पापा का कैरेक्टर है वो हमारे में क्या हो गया, एक्सप्रेस्ड हो गया, मतलब वो क्या है, फिनोटाइप है। और मम्मी कैरेक्टर है वो हमारे भी जीन में, ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में नहीं है, वो भी कैरेक्टर हमारे बॉडी में, लेकिन कैसा बच्चों, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो सप्रेस्ड है। और वो कैसा है, आपका जीनोटाइप, आपके जीन में है, वो फिजिकली एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है उसका। जो फिजिकली एक्सप्रेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग फिनोटाइप, और जो जीन में होते हैं उसे बोलते हैं जीनोटाइप। आई होप आप लोग क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर, यानी वैसे कैरेक्टर जो आपके जीन में हो, फिजिकली एक्सप्रेस ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। एक एक करके हम लोग सीक्वेंस में सारा चीज पढ़ लिए। अगला जो हम लोग टर्म पढ़ेंगे हाइब्रिड कैरेक्टर किसे बोलेंगे। यानी अगर मान लीजिए दो अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट जीन हैं, यानी दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जो कि जेनेटिकली क्या है, अलग अलग है ना। जैसे मान लीजिए कि घोड़ा क्या है, जेनेटिकली अलग है ना, गधा क्या है, वो जेनेटिकली अलग है, दोनों का जीन अलग अलग है, जेनेटिक रूप से क्या है, डिफरेंट है। जब उनके बीच में मेटिंग करा देंगे तो क्या बन जाता है, म्यूल बन जाता है। और म्यूल जिसे हम लोग बोलते हैं खच्चर, ये क्या आपका हाइब्रिड है। मतलब दो अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में जब मीटिंग करा देते हैं, उनसे जो प्रोजेनी बनता है उसे बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड। क्लियर है। चलिए तो लिख सकते हैं कि एन इंडिविजुअल produced by mating of genetically अनलाइक पेरेंट्स, यानी दो अलग अलग पेरेंट्स हैं जो कि जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है कि नहीं बच्चों। तो वैसे पेरेंट्स के बीच में अगर मीटिंग होता है, अगर उस मीटिंग के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कि ये हाइब्रिड बच्चा, यानी ये हाइब्रिड कैरेक्टर है। तो आई होप आप लोग को सारा टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले हम लोग सीखे इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन किसे कहते हैं, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, खोज कैसे हुआ था जेनेटिक्स का, ये सारा चीज डिटेल पढ़े। फिर हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के करके 10 टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा किए। तो अब इसे ही आप इसको एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे, रिवाइज करेंगे, समझ में आएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें।
मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसे ही मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।